नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हरिओम पांचाल आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। विशेष रूप से शिक्षक भर्ती के ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रिट मेंस और प्री, इनमें शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा वेटेज है। इनके अतिरिक्त भी प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन, RAS मेंस और अन्य जो एग्जाम है उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। हम दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्रमबद्ध सभी जो बिंदुवार टॉपिक हैं उनका अध्ययन करवाएंगे। और उन बिंदुवार टॉपिक के अध्ययन में आज सबसे पहला जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में इस टॉपिक को शामिल किया गया है। किसी एग्जाम के सिलेबस में इसको मेंशन किया जाता है और किसी में इसको मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो विषय को स्टार्ट करने से पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो समय व्यर्थ नहीं करते हुए सीधे सीधे अपन टॉपिक से जुड़ते हैं। और आज का जो टॉपिक अपना रहेगा, अध्ययन का टॉपिक, वह टॉपिक यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर ऊपर शब्द लिखा हुआ है, इस शिक्षा मनोविज्ञान शब्द में 3 शब्द आपको दिखाई देंगे और इन तीनों शब्दों के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व को पढ़ते हुए इस सब्जेक्ट के अन्य जो टॉपिक है उससे अपन आगे जुड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रत्येक टॉपिक जो है उस प्रत्येक टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हुए उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको पूरी तरह से इस सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी अध्ययन बिंदु हैं उनको यहाँ पर स्पष्ट करवाया जाएगा। बस केवल आवश्यकता है कि आप लगातार जो वीडियो आते हैं उनको देखते रहें और उनको अपने एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर करते रहें। तो जुड़ते हैं अपन पहला टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान। ये शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक जो है इसमें आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, पहला शब्द यहां पर लिखा हुआ है शिक्षा, दूसरा शब्द लिखा हुआ है मनोविज्ञान और शिक्षा और मनोविज्ञान के दोनों के मिलने से तीसरा शब्द बना शिक्षा मनोविज्ञान। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत शिक्षा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी सीधा सीधा सा अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम में लिया जाने वाला मनोविज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यहां पर अपन तीनों शब्दों को पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर अपन शिक्षा शब्द। देखिए, शिक्षा शब्द के 2 प्रकार के अर्थ अपने को पढ़ने को मिलते हैं, समझा भी होगा आपने। शिक्षा का सीधा सीधा सा अर्थ लिया जाता है सीखना, सिखाना या सीखने की, सिखाने की प्रक्रिया। लेकिन इसका जो व्यापक अर्थ होता है वो व्यापक अर्थ होता है प्रकाशित करना। अर्थात शिक्षा का अर्थ हुआ प्रकाशित करना। किसको प्रकाशित करना? मनुष्य के मस्तिष्क में जो ज्ञान पहले से उपलब्ध है उस ज्ञान को एक निश्चित शिक्षण विधि या विद्या के माध्यम से बाहर निकालना या उसको प्रकाशित करना और उस ज्ञान के माध्यम से सफलता प्राप्त करना या व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त करना ही क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या हुआ? प्रकाशित करना। अब आपके दिमाग में सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि साहब किसको प्रकाशित करना? ज्ञान को प्रकाशित करना। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान एक ऐसा तत्व है जो पहले से मनुष्य के मस्तिष्क में यहाँ पर विद्यमान रहता है। इस जगह जितना भी ज्ञान है इस मस्तिष्क रूपी ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान है। केवल उसको जानने की आवश्यकता है और उसको जानकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो शिक्षा के माध्यम से उसी ज्ञान रूपी प्रकाश के तत्व को जानने की कोशिश की जाती है। तो पहला प्रश्न तो आपके यहाँ पर यह बनेगा, बहुत आसान सा प्रश्न होगा, लेकिन बहुत सी बार क्या है, प्रश्न आसान होता है, ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो अपन उसमें गलती कर बैठते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा का अर्थ क्या है, पहला ऑप्शन होगा सीखना सिखाना, दूसरा ऑप्शन होगा अध्यापन करने से संबंधित प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन होगा
प्रकाशित करना। चौथा ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है, तो निश्चित रूप से पहले ही वाले को अपन टिक मार्क कर देते हैं। तो ध्यान रखना, शिक्षा का वास्तविक और व्यापक अर्थ क्या होता है? प्रकाशित करना। किसको प्रकाशित करना? ज्ञान को प्रकाशित करना। ज्ञान कहां पर उपस्थित होता है? पहले से अपने मस्तिष्क में जो उपस्थित तत्व है वही क्या है? ज्ञान है। कोई भी ज्ञान बाहर से प्रविष्ट नहीं करवाया जाता। प्रत्येक प्रकार का ज्ञान और जो छुपी सकते हैं इस मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होती है। एक शब्द सुना होगा आपने, विद्या। विद्या और शिक्षा जो है, इन दोनों को अमूमन एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में कुछ अर्थ अंतर होता है। तो देखो, विद्या शिक्षा का समानार्थी शब्द है जो विद धातु से बना है, और विद्या का अर्थ होता है जानना या प्राप्त करना। किसको जानना या प्राप्त करना? ज्ञान को जानना या प्राप्त करना किसका अर्थ होता है? विद्या का। इसी विद्या शब्द से वेद बने। वेदों का अर्थ भी जानना या प्राप्त करना ही होता है। यहाँ पर शिक्षा के द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, और ज्ञान किस माध्यम से प्राप्त किया जाए वो विद्या होती है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका क्या होगा? विद्या। तो इन दोनों को देखिए, यहाँ पर शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? प्रकाशित करना। विद्या का अर्थ क्या हुआ? जानना या प्राप्त करना। तो पहला बहुत साधारण सा प्रश्न ग्रेड फर्स्ट में बनने की संभावना रहती है, विद्या का अर्थ और शिक्षा का अर्थ। अब दोनों किसको जान रहे हैं साहब? ज्ञान को। ज्ञान पहले से कहां उपस्थित रहता है? मस्तिष्क में उपस्थित रहता है, और मस्तिष्क में उपस्थित ज्ञान को बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बुद्धि। अर्थात बुद्धि एक ऐसा तत्व है जो एक जन्मजात योग्यता है, जिस पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है, और इस बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। बुद्धि के साथ साथ ज्ञान प्राप्ति में आवश्यक होते हैं संवेग। संवेग जो है, जिसको अपन इमोशन बोलते हैं, इनका उत्पत्ति स्थल होता है व्यक्ति का हृदय। हृदय से निकलती है भावनाएं, और वो जो भावनाएं होती है उनको क्या कहते हैं अपन? संवेग। तो बुद्धि और भावनाओं के माध्यम से किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात बुद्धि और भावना जो है, इन दोनों का जब तालमेल होता है, दोनों का सामंजस्य होता है, उससे व्यक्ति में जो क्षमता उत्पन्न होती है उसको विवेक बोला जाता है। और विवेक का अर्थ होता है सोचने समझने की क्षमता। विवेक का अर्थ हो जाता है सोचने समझने की क्षमता। अर्थात व्यक्ति जो होता है उसमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है, आप कह सकते हो कि उसका जो दिमाग है वो किस प्रकार से किस परिस्थिति में काम करेगा, वही क्या कहलाएगा? विवेक। तो विवेक बुद्धि और संवेग दोनों के तालमेल से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को काम में लेता हुआ, अपने संवेग और भावनाओं पर नियंत्रण रखता हुआ, सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता हुआ जो प्राप्त करता है, उसी को क्या कहा जाता है? ज्ञान। और ये ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र कहलाता है। अर्थात सीधी सीधी सी बात हो जाती है कि ज्ञान मनुष्यम तृतीयम नेत्रम। इसी तीसरी नेत्र को खोलने के लिए आप विद्यालय जाते हो, किसी गुरु की शरण में जाते हो, ऑनलाइन क्लास लेते हो और बार बार प्रैक्टिस करते हो। जब आपको ये ज्ञान रूपी तत्व प्राप्त होता है तो निश्चित रूप में से परीक्षा में जो 4 ऑप्शन आते हैं, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आप चयन कर लेते हो और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। तो आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो, इसका उद्देश्य भी क्या है? आपका ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति का क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, धार्मिक क्षेत्र भी हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र भी हो सकता है, और भौतिक क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र इसके अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप शिक्षा मनोविज्ञान के पहले टॉपिक में अपन शिक्षा से संबंधित शिक्षा के अर्थ की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा का अर्थ अपन यहाँ पर समझा। एक बार फिर से आप इसको देखना। शिक्षा जो शब्द है, यह संस्कृत की शिक्षा धातु से बना, और शिक्षा शब्द का जो वास्तविक और व्यापक अर्थ होता है वो होता है प्रकाशित करना। और किसको प्रकाशित करना? ज्ञान को प्रकाशित करना। ज्ञान को जिस विधि से, जिस माध्यम से प्रकाशित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? विद्या। अर्थात विद्या का अर्थ हो जाता है जानना या प्राप्त करना। किसको जानना? ज्ञान को जानना। किसके माध्यम से जानना? बुद्धि और संवेग दोनों के तालमेल के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करना। बहुत सी बार होता यह है कि बहुत बुद्धिमान प्राणी होते हैं, अपनी बुद्धि के माध्यम से वह
बहुत सारा ज्ञान प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसको काम में लेने का तरीका उनको याद नहीं होता, अर्थात उसमें विवेक नहीं होता। तो विवेक नहीं होने से परीक्षा में वह उनको कहाँ कैसा कितना लिखना है इसकी जानकारी नहीं होती, और ज्ञान होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से सफल नहीं होते। अब देखो, इसी शिक्षा से संबंधित दूसरा जो अर्थ है इसका वो समझते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? शिक्षा को अंग्रेजी में कहा जाता है एजुकेशन। अर्थात शिक्षा जो शब्द है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द किस शब्द से निर्मित हुआ है? एडुकेटम। एडुकेटम शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो देखिए, एडुकेटम जो शब्द है यह है लैटिन भाषा का शब्द। हालांकि देखो, इतना आसान प्रश्न नहीं आता अब कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना पड़ेगा कि एजुकेशन शब्द का विकास एडुकेटम से हुआ, और एडुकेटम शब्द कौन सी भाषा से संबंधित है? लैटिन भाषा का शब्द है। एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो ई और दूसरा कौन सा? ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। सीधी सीधी सी बात हो गई कि अंदर से ज्ञान को बाहर निकालना ही क्या है? एजुकेशन है। अब आप समझ सकते हो कि अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है और वह उसके अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालना चाह रहा है, लेकिन वह अंदर की क्षमताएं तभी बाहर आ पाएगी जब शिक्षक छात्र के बारे में पूरी जानकारी रखेगा। अर्थात छात्र को जानने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन करेगा और फिर उस व्यवहार में क्या गलत है क्या सही है वो परिमार्जन करने का काम कौन करती है? शिक्षा करती है। तो मनोविज्ञान जो है, इसमें जो शिक्षा पढ़ रहे हैं अपन, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन किससे बना? एडुकेटम से। एडुकेटम कितने शब्दों से मिलकर बना? दो शब्द, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। ड्यूको का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना। अर्थात तो व्यक्ति के अंदर की जो क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, उनको बाहर निकालना का कार्य कौन करती है? एजुकेशन करती है। केवल पढ़ना, पढ़ाना और किताबें रटाना, इसी को एजुकेशन नहीं कहते हैं। इसका व्यापक अर्थ होता है अंदर से शक्तियों को बाहर निकालना। आगे देखिए साहब, सीधा सीधा सा अर्थ हो गया एजुकेशन का अर्थ अंदर से बाहर निकालना। अब इस एजुकेशन और एडुकेटम के दो समानार्थी शब्द होते हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें बहुत माइनर अंतर है। एक तो एडुकेयर दिखाई दे रहा होगा आपको, दूसरा दिखाई दे रहा होगा आपको एडुशियर। एडुकेयर और एडुशियर में देखो यहाँ पर एक ही अंतर है, इसमें ई है और इसमें ए है। एडुकेयर का अर्थ होता है बाहर निकालना, जो भी व्यक्ति की क्षमता है, बालक की क्षमता है, उसको बाहर निकालना, और एडुशियर का अर्थ होता है उसको आगे बढ़ाना। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होगा आपको। एडुकेयर का अर्थ तो बाहर निकालना, एडुशियर का अर्थ उसको आगे बढ़ाना। जैसे प्राथमिक स्तर पर शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य किया जाता है, पहचानने का काम किया जाता है। अभी तक अपन ने यहाँ पर शिक्षा का केवल अर्थ पढ़ा। शिक्षा के अर्थ में से पूछे जाने वाले प्रश्न में आपसे यहाँ पर वापिस पूछता हूं, आप इसको देखकर अपना आंसर अपने मस्तिष्क में सोचना। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रकाशित करना। शिक्षा के समानार्थी शब्द विद्या का अर्थ क्या होता है? जानना या प्राप्त करना। किसको जानना? ज्ञान को जानना। ज्ञान मनुष्य का कौन सा नेत्र होता है? तीसरा नेत्र होता है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है? बुद्धि, संवेग और विवेक, तीनों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द का विकास किस शब्द से हुआ? एडुकेटम। एडुकेटम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना? दो शब्दों से, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। ड्यूको का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना, अर्थात अंदर से बाहर निकालना। यहां तक बात हुई अपने शिक्षा के केवल अर्थ की। आगे चलते हैं अपन, इसमें से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उससे आगे की बात करते हैं। तो देखिए साहब, यहां पर शिक्षा के प्रकार की बात करेंगे अपन। शिक्षा के प्रकार अलग अलग दृष्टि से बांटे जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा के अलग अलग प्रकार होते हैं। अपन यहां पर शिक्षा के प्रकार की बात करेंगे दो बिंदुओं पर। एक तो सामने लिखा होगा आपके उद्देश्य, एक लिखी हुई है परिस्थिति। यानी उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर जो शिक्षा होती है ये तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है औपचारिक,
औपचारिक शिक्षा अर्थात ऐसी शिक्षा जिसमें समस्त औपचारिकताएं पूरी की जाती हो उसे क्या कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा, जिसको फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बच्चे को विद्यालय में एडमिशन दिलाना, फिर उसकी परीक्षा होती है, फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है और सारी औपचारिकताओं के द्वारा वो 1 साल पूरा करने के बाद में फिर अगली क्लास में जाता है। अर्थात सीधी सीधी सी बात है कि जब उद्देश्य भी निश्चित हो और परिस्थिति भी निश्चित हो, उसे कौन सी शिक्षा के नाम से जाना जाएगा? उसे औपचारिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब औपचारिक शिक्षा की भी अगर बात करें तो इसको भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है एकेडमिक एजुकेशन और एक होती है प्रोफेशनल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन के अंतर्गत तो आपकी जो डिग्री लेने का होता है टाइम ऑफ पीरियड, एलकेजी से लेकर आपके एमए या फिर एमएससी तक की जो शिक्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? एकेडमिक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। प्रोफेशनल एजुकेशन में जिससे आप सीधे व्यवसाय से जुड़ते हो वो एजुकेशन आती है, जैसे बीएड है, इसमें एसटीसी है, इसमें एमबीबीएस है, आईटीआई है, आईआईटी है, जितने भी कोर्सेज है वो कौन से में आ जाएंगे? प्रोफेशनल। तो देखो, उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर शिक्षा की यहां पर अपन बात कर रहे हैं। उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर शिक्षा 3 प्रकार की, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य भी निश्चित हो और परिस्थिति भी निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे? औपचारिक शिक्षा, जिसे 2 भागों में बांट देंगे अपन, एक तो एकेडमिक और एक प्रोफेशनल। दूसरी शिक्षा होती है जिसे कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा, अर्थात ऐसी शिक्षा जिसमें ना तो उद्देश्य निश्चित होता है और ना ही परिस्थिति निश्चित होती है, दोनों ही क्या होती है? अनिश्चित होती है। ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है कि न तो उद्देश्य निश्चित और न ही परिस्थिति निश्चित। व्यक्ति कहीं से भी किसी से भी शिक्षा प्राप्त कर सके, वो शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। अब यहां से प्रश्न पूछा गया एक बार कि अनौपचारिक शिक्षा का प्रथम विद्यालय क्या होता है, जहां पर बिना किसी लाग लपेट के शिक्षा प्राप्त की जा सके, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं हो। तो अनौपचारिक शिक्षा का प्रथम विद्यालय कौन सा होता है? परिवार होता है। और इस परिवार में संभवतः प्रथम गुरु कौन होती है? प्रथम गुरु माँ होती है। अधिकांश व्यक्तियों की प्रथम गुरु माँ होती है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तीसरी जो शिक्षा है उसे कहा जाता है निरौपचारिक शिक्षा, अर्थात ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित होगा लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं होती है। अर्थात व्यक्ति का उद्देश्य निश्चित होता है, जैसे मुझे एमए करनी है लेकिन एमए के लिए मुझे रेगुलर पढ़ने जाना है या कितने स्टेप में मुझे इसको पार करना है, ये निश्चित नहीं होता है। तो वो कौन सी शिक्षा होती है? निरौपचारिक शिक्षा। और निरौपचारिक शिक्षा जो होती है इसके अंतर्गत आ जाती है पत्राचार से प्राप्त शिक्षा को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो देखिए, उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर शिक्षा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। प्रश्न जो बनेगा आपके यहाँ पर वो प्रश्न इन 2 बिंदुओं पर ही पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा प्रश्न यहाँ से या फिर प्रश्न पूछा जाएगा आपके इनके उदाहरण से। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित है लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं है, वो कौन सी शिक्षा कहलाएगी। या फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि रेगुलर बीए की डिग्री लेने पर बालक कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। या फिर प्रश्न बहुत ही ज्यादा घुमाकर पूछा जाएगा जिसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे वर्तमान समय में ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आएगी। जैसे ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका उद्देश्य तो निश्चित है लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं है। आप किसी भी समय वीडियो देख सकते हो, लेटे लेटे भी देख सकते हो, तो बैठे बैठे भी देख सकते हो। एग्जाम का पैटर्न भी उसमें कोई फिक्स नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर घुमाकर प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो 2 बिंदुओं की बात हुई अभी तक अपने, एक तो शिक्षा का अर्थ और दूसरा शिक्षा के प्रकार। आगे चलें साहब अपन। तीसरा बिंदु आ जाता है यहाँ पर शिक्षा के घटक, जहां से बहुत सी बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न बहुत आसान आते हैं, केवल समझने की बात है। दिमाग में जैसे जैसे शब्द आपके स्पष्ट होते जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान बहुत आसान होता जाएगा। मनोविज्ञान सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर इसके शब्दार्थ समझ में आ गए तो, और कठिन इसलिए लगता है क्योंकि शब्दार्थ एक जैसे लगते हैं और जब परीक्षा में अपन प्रश्न सोल्व करते हैं तो सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान के
घटक, या सोपान भी आप बोल सकते हो या चरण भी आप बोल सकते हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान के 3 घटक होते हैं साहब, जिसमें एक तो होता है शिक्षक जो शिक्षा देता है, एक होता है विद्यार्थी जिसको आप बालक कह सकते हो, और एक होता है पाठ्यक्रम, सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कितने घटक हुए? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? तो बताइए आप इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण घटक के अंतर्गत किसको शामिल करेंगे? प्राचीन समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था वो शिक्षक था, लेकिन वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं होती है वो किसको मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है? विद्यार्थी को। तो वर्तमान समय में महत्वपूर्ण घटक के अंतर्गत किसको शामिल करेंगे अपन? विद्यार्थी को करेंगे। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण घटक कौन सा होगा? विद्यार्थी होगा। अब बात करें कि प्राचीन काल में भी 3 घटक हुआ करते थे क्या? तो देखिए प्राचीन काल में शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इस शिक्षा के मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के 2 ही घटक हुआ करते थे, एक तो शिक्षक और एक कौन सा? विद्यार्थी। तो बात करें अगर प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो शिक्षा की व्यवस्था द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। तो द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत 2 ध्रुव हुआ करते थे, एक तो शिक्षक और एक विद्यार्थी। निश्चित पाठ्यक्रम या निश्चित सिलेबस नहीं हुआ करता था, जो शिक्षक के दिमाग में आ गया वो पढ़ा दिया करता था, और परीक्षा भी कोई निश्चित पैटर्न नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा के तीनों घटक बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक तो शिक्षक हो गया, दूसरा विद्यार्थी हो गया, और तीसरा क्या हो गया? पाठ्यक्रम हो गया। तो वर्तमान समय में अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप कैसा है? वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप है त्रिध्रुवीय, और ये जो त्रिध्रुवीय स्वरूप है, इस त्रिध्रुवीय स्वरूप के अंतर्गत महत्वपूर्ण ध्रुव कौन सा है? तो उसमें आंसर दिया जाता है विद्यार्थी। तो पहला क्वेश्चन, शिक्षा के कितने घटक? 3, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। प्राचीन काल में कितने घटक? 2, शिक्षक और विद्यार्थी। प्राचीन समय में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी? द्विध्रुवीय। वर्तमान समय में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? त्रिध्रुवीय। अब देखो इन्हीं को जोड़ते हुए अपन बात करते हैं शिक्षा के चर की। शिक्षा के चर 3 होते हैं साहब। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षा के कितने चर होते हैं? 3। एक तो होता है स्वतंत्र चर जो पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है, एक तो होता है अधीनस्थ या फिर कहा जा सकता है परतंत्र चर, एक होता है मध्यस्थ चर जो दोनों के मध्य मध्यस्थता करे। जब शिक्षक पढ़ाता है तो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, उसकी कौन सी शिक्षण विधि काम में लेनी है, कैसे पढ़ाना है। तो यहां पर स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक होता है। अधीनस्थ चर कौन सा होता है? बालक होता है, क्योंकि यह पढ़ने के लिए बाध्य होता है, जो ये पढ़ाता है वही इसको पढ़ना पड़ता है। और इन दोनों के मध्यस्थता करने वाला जो चर होता है वो कौन सा होता है? पाठ्यक्रम होता है। और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया के मध्य जो भी बिंदु आते हैं वो मध्यस्थता करने वाले चर होते हैं। जैसे मध्यस्थ चर में अपन ने पाठ्यक्रम तो लिख लिया, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ये जो बोर्ड है, ये पेन है, शिक्षण विधियां हैं, प्रोजेक्टर है, ये सारे के सारे जो हैं वो पढ़ाने से संबंधित मध्यस्थता करते हैं, तो वो भी मध्यस्थ चर के अंतर्गत ही आते हैं। ग्रेड फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र चर के अंतर्गत किसको शामिल किया जाएगा, तो आंसर क्या था उसमें? शिक्षक। अब देखो इतना आसान प्रश्न पूछा जाना संभव नहीं है। प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 3 प्रकार का आएगा, या तो बहुत आसान होगा या फिर पूरे ही टॉपिक में से उसको घुमाकर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि जो आप पढ़ाने से संबंधित जो सहायक सामग्री है वो कौन से चर के अंतर्गत शामिल करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? मध्यस्थ चर। तो देखो यहाँ पर अपन ने 2 बिंदुओं से संबंधित बात की, एक तो घटक और एक कौन सा? चर। घटक भी 3 हैं और चर भी कितने हैं? 3 हैं। स्वतंत्र, अधीनस्थ और मध्यस्थ से संबंधित आपसे प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये तो बात हुई साहब अपने शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के घटक और शिक्षा के चर से संबंधित। आगे बात करेंगे अपन मनोविज्ञान
शब्द के बारे में कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान ने कौन कौन से काल में किस किस नाम से उसको जाना गया, मनोविज्ञान जो है उससे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, किस प्रकार से हुई। तो इस प्रकार से अपन कक्षा को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। आज अपन पहला बिंदु थोड़ा छोटा लेंगे और आगे से कंटिन्यू आपका जो मनोविज्ञान का सिलेबस है वह कंटिन्यू क्रमवार आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। बस आवश्यकता है आप लगातार इसका अध्ययन करें और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़कर इसकी प्रैक्टिस भी करें। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत फायदेमंद है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे अपने मित्रों को भी इसको भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में अपन लेके आएंगे मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति, मनोविज्ञान का क्षेत्र, प्रकृति आदि। धन्यवाद।